मैं प्रीतम एक बार फिर आपको अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू बैच के तहत आज मैं आपको साइंस विषय के अंतर्गत बायोलॉजी का महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करवाऊंगा, जो कि आपको आने वाले सभी परीक्षाओं में काफी लाभप्रद होगा। तो देर किए बिना मैं सीधे आपको सेट पर ले चलता हूं। आज का पहला प्रश्न है, यानी कि पादप जगत का वर्गीकरण के अंतर्गत जो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्गी का पितामह कहा जाता है, यानी कि वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया एंगलर, बी में दिया अरस्तु, सी में दिया है लिनियस और डी में दिया थ्योफ्रेस्टस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लिनियस को कहा जाता है वर्गीकरण का पितामह कहा जाता है। वहीं जहां तक अरस्तु को कहा जाता है, ये विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। फिर प्रश्न 2 में दिया हुआ कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे। ए में लिनियस, थ्योफ्रेस्टस, हिचिनसन, एंगलर। इसका सही उत्तर होगा लिनियस। कार्ल लिनियस को ही कहा जाता द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। ये में भारतीय, जर्मन, स्वीडिश या ब्रिटिश। इसका सही उत्तर होगा स्वीडिश साइंटिस्ट ने किया था, जो कि कार्ल लिनियस स्वीडन के थे, इसलिए उन्हें स्वीडिश साइंटिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि पुष्पी पादपों को रखा गया है, किस में रखा गया, क्रिप्टोगेमस में या फेनेरोगेमस में या बायोफाइट्स में या ट्रेडोफाइट्स में। इसका सही उत्तर होगा फेनेरोगेमस में। पुष्पी पौधा को फेनेरोगेमस में और अपुष्पी पौधा को क्रिप्टोगेमस में रखा गया है। सही उत्तर होगा उसका ऑप्शन बी। प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि अपुष्पी पादपों को कहाँ रखा गया, किस वर्ग में रखा गया, क्रिप्टोगेमस में या फेनेरोगेमस, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स। सही उत्तर होगा इसको रखा गया है क्रिप्टोगेमस में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर प्रश्न 6 में दिया हुआ है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है, यानी कि बेस क्या है, जीनस है या फैमिली, स्पीसीज अथवा ऑर्डर। यानी कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई जहां से शुरू होता है उसे स्पीसीज बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जीनस हो गया आपको, ये वंश और जाति से संबंधित होता है, ये वंश है, और ये जीनस क्या हो गया, जाति है। प्रश्न 7 में दिया हुआ है कि हाइड्रोफाइट्स होते हैं, क्या होते हैं। हाइड्रो से मतलब ही होता है जल, जो जल में पौधे उगने वाले पौधे को पौधे को हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं। तो समुद्री जीव नहीं, ये जलीय पौधे, ये सही होगा हाइड्रोफाइट्स। पादप रोग नहीं, जड़विहीन पौधा नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 8 में दिया हुआ है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय किससे होता है। पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना बताता है, किसमें, वंश अथवा जाति। जाति किस्म नहीं होगा, कुल तथा वंश कुल नहीं होगा, गण तथा कुल नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा वंश तथा जाति। दिया था कौन, कार्ल लिनियस ने। प्रश्न 9 में दिया हुआ है जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अनावृत बीजी बोलते हैं। बीज इसमें बोल रहा है कि बीज तो लग रहा है लेकिन पुष्प नहीं लग रहा है, तो पुष्प नहीं तो अनावृत पौधा, अनावृत बीजी पौधा इसे बोलते हैं। और जिन पौधों पर क्या बोलते हैं, बीज बनते हैं किंतु जो है इसमें पुष्प नहीं लगते हैं, अनावृत। और जिन पौधों पर बीज बनते हैं और पुष्प भी लगते हैं उसे आवर्त बीजी बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 10 में दिया हुआ कि जीवाणु की खोज किसने की, फ्लेमिंग ने अथवा लेम्बेन ने, लेमिन ने या ल्यूवेनहॉक। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। इसका ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न 11 में जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, नहीं। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं, नहीं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं, ये सही है। अधिकांश जीवाणु जो है वो विविध पोषी, दूसरे के ऊपर से पोषण पर डिपेंड करते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो स्वपोषी भी होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 12 में दिया हुआ है कि जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि
ये गति नहीं कर सकते हैं, इसके कारण नहीं। इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। जिस प्रकार से पौधे में कठोर कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसी प्रकार से जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इसे पौधे माना गया है। ये विखंडन द्वारा गुणन करते नहीं, ये विखंडन द्वारा गुणनखंड नहीं करते, ये सभी जगह पाए जाते हैं, ये नहीं। इसका सटीक उत्तर है इसका ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होती, क्या नहीं होती है? कोशिका भित्ति होती हैं, जीव द्रव्य कला ये भी होती हैं, राइबोसोम होती हैं, और ये सूत्रकणिका, इसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वो नहीं होती हैं। प्रश्न 14 में, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, कैसा होता है? छर रूपी, गोल, सर्पिल या कोमा? सही उत्तर होगा छर रूपी होता है, छर रूपी, इसका ऐसे होता है, जीवाणुओं का छर रूपी होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 15 में दिया हुआ है कि जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं? गोलाणु या वाइब्रियो, दंडाणु या स्पाइरिला? इसको गोलाणु बोलते हैं। इस प्रकार से जो बिंदा बिंदा होता है वो होता है सबसे छोटा जीवाणु, गोलाणु जिसे बोलते हैं, कुकी। प्रश्न 16 में दिया हुआ है, एक मोल जीवाणु कहलाता क्या? वाइब्रियो, बेसिलस, कोकस अथवा स्पाइरल? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका होगा ऑप्शन सी, कोकस। ऑप्शन सी, कोकस। एक गोलाणु जीवाणु होते हैं कोकस, ऑप्शन सी। प्रश्न 17 में दिया हुआ है, एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस, बेसिलस, कोकस अथवा स्पाइरिलीन? सर्पिल का स्पाइरिलम कहते हैं, ऑप्शन डी। प्रश्न 18 में, जबकि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? कवक में तो होता है, लाइकेन में, लेकिन जीवाणु में नहीं होता, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 19 का, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? शैवाल, कवक, जीवाणु अथवा कीट्स? इस धरती पर संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला होता है जीवाणु, ऑप्शन सी। प्रश्न 20 में दिया हुआ है कि बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है श्वसनमूल, मध्यकाय, वर्णकी लवक अथवा जंधार? सही उत्तर होगा वर्णकी लवक बोलते हैं, ऑप्शन सी। इस प्रकार से हमने सेट 1 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं सेट 2 पर आपको लिए चलता हूँ। सेट 2 का पहला प्रश्न है, पाश्चर पद्धति है, क्या है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की थर्म थ्योरी के लिए अथवा शराब के किण्वन के लिए? किस प्रकार से जो है पाश्चर पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था? पाश्चर पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। प्रश्न 2 में दिया हुआ, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या ईस्ट? सबसे छोटा जीव होता है माइकोप्लाज्मा। जीवों में सबसे छोटा आकृति होता है माइकोप्लाज्मा का, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं क्या? विनाइट्रिककारी जीवाणु, सड़ाने वाला जीवाणु, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु या नाइट्रिकारी जीवाणु? तो इसका सही होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 4 में दिया हुआ है कि मूल ग्रंथिकाओं यानी कि रूट नूडल्स पाई जाती हैं किसमें? कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में। उसके बाद ये ऑप्शन सी में दिया हुआ सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, और डी में दिया हुआ सभी पौधों में। तो इसका 4 का सही होगा कि कुछ लेग्यूमिनिस मीन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। तो लेग्यूमिनस कितना हो गया? जैसे क्या हो गया, जितना भी फली कुल का होता है, दाल कुल का होता है, जिसका जड़ जो होता है गुच्छा रूप में होता है, इस प्रकार से अगर पौधा है तो इसका जड़ ऐसे होता है, गुच्छा रूप में होता है, जिसमें जो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण
करते हैं, जिससे क्या होता है, खेत उपजाऊ होता है। इस प्रकार के पौधे होते हैं कुछ लेग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में। ऑप्शन ए। उसके बाद यह प्रश्न 5 में दिया हुआ है कि अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। क्यों नहीं रह पाते हैं? क्योंकि ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। इसका आचार में जीवाणुओं के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं है, ये नहीं होगा। नमक जनन का संदमन कर देता है अथवा जीवाणु को जनन के लिए अपर्याप्त, जीवाणुओं को, डी में दिया हुआ, जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, ये जीव द्रव्य संकुचित कर देते हैं, उसके बाद जो है जिससे जीवित नहीं रह पाता है। ऑप्शन ये सही होगा। प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन है? कोरिनी बैक्टीरियम, एसरसीरिया कोलाई, वाइब्रियो कोलरी या बेसिलस थ्रिलस। तो इस 6 का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन बी, यानी कि एसरसीरिया कोलाई। एसरसीरिया कोलाई जो है मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, जो कि खाना पचाने में मदद करता है। प्रश्न 7 में दिया हुआ है कि तपेदिक टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन है? साल्मोनेला या माइकोबैक्टीरियम या डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोमाइसीज। सही उत्तर होगा माइकोबैक्टीरियम के द्वारा जो है टीबी उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 8 में दिया हुआ है कि भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है किससे? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा अथवा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, साल्मोनेला टाइफोलिस द्वारा या बेसिलस एंथ्रिस के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा आपको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 में दिया हुआ है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होती हैं किससे? कवकों से, जीवाणुओं से या विषाणुओं से या जीवाणुओं से या आवर्त बीजियों से। सही उत्तर होगा जीवाणुओं से अधिकांश जो है कवक एंटीबायोटिक्स प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 10 में दिया हुआ है यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितना जीवाणु बनेंगे? यानी कि 20 मिनट में जो होता है विभाजित, यानी कि 2 बन जाता है, तो टोटल 2 घंटा में क्या होगा? जैसे 20 मिनट में 20 मिनट में 2, 40 मिनट में 4 गुना 40 के बाद हो गया 60 मिनट में, 60 मिनट में 8, 60 के बाद इस प्रकार से करते करते जो ये 80 हो जाता है, 64 64 हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा 64। प्रश्न 11 में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, फलीदार या मकई। इसका सही उत्तर होगा फलीदार पौधा जो होता है, दलहनी कुल का पौधा जो होता है फलीदार होता है, वो नाइट्रोजन का यौगीकरण में आवश्यक होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 12 में दिया हुआ नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, जीवाणुओं का पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। इसका सही उत्तर होगा वो ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं, जिससे कि फसल का जो है फर्टिलाइजेशन जो है उपजाऊ जो है बढ़ जाता है। और जो है जैसे क्या हो गया, कोई दाल वाला पौधा है, फलीदार पौधा है जिस मिट्टी में उगाया जाता है, उसके जड़ में गांठ होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। और आने वाला जो भी गेहूं और चावल का अगर पौधा रोपा जाता है, बोया जाता है, उससे उसकी फसल और पैदावार में काफी वृद्धि होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 13 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? टीबी, पीलिया, चेचक, मम्प्स। इसका सही उत्तर होगा तपेदिक, यानी कि पंडित का टिक न्यू है, वो जो है बैक्टीरिया से होता है। पंडित का टिक न्यू है। प्लेग हो गया, उसके बाद जो है काली खांसी, ये टिक से हो गया तपेदिक, यानी कि ये जो है तपेदिक जो होता है बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 14 में दिया है कि मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम,
या एजोटोबैक्टीरियम, एसिटोबैक्टीरियम या एनाबिना। ये जो है मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने के लिए एनाबिना का इस्तेमाल किया जाता है। 14 का डी। प्रश्न 15 में जो है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, क्यों? जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, अथवा खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक देने से। नहीं, सही उत्तर होगा जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके इस प्रकार से प्रशीतन में जो है खाद्य का परिरक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है कि दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटोबैक्टर अथवा ल्यूकोनोसाइट साइटक ल्यूकोनोस्टक बेसिलस या लैक्टोबेसिलस। लैक्टोबेसिलस, दूध में जो है लैक्टोबेसिलस नामक जीवाणु होता है जो दही जमाने में मदद करता है। प्रश्न 17 में दिया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होता है किससे? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस अथवा लिमोटोल। ये बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। कौन बैक्टीरिया? ये लैक्टोबेसिलस बैक्टीरिया। प्रश्न 18 में दिया हुआ है कि दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम या स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबेसिलस, खमीर। इसका सही उत्तर होगा लैक्टोबेसिलस के कारण दूध जो है दही के रूप में जम जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 19 में दिया हुआ है निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम या एजोटोबैक्टर या दिया हुआ जेंथोनोमास अथवा दिया हुआ है कि डी में स्यूडोनोमास। तो इस प्रकार से 19 का सही उत्तर होगा आपको राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन यौगिकरण का एक जीवाणु है। सेट 2 का अंतिम प्रश्न यानी कि 20 का दिया हुआ कि सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? स्टॉकमैन, इवानोविस्की, स्टेनले स्मिथ। सही उत्तर होगा इवानोविस्की साहब के द्वारा जो है विषाणु की खोज किया गया, वायरस का खोज किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हमने सेट 2 का 1 से लेकर 20 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। अब मैं आपको सीधे सेट 3 पर ले चलता हूं। सेट 3 का पहला प्रश्न है कि विषाणु माने जाते हैं क्या? सजीव पदार्थ, निर्जीव पदार्थ। सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सजीव और निर्जीव के बीच के, यानी कि इसको सजीव के रूप में भी हम देख सकते हैं। जैसे ये जीवित शरीर में जाता है, सजीव बन जाता है, और इसको क्रिस्टलाइजेशन यानी कि एक बोतल में इसको रख बंद करके लाखों वर्षों तक हम इसको रख सकते हैं। तो ये जो है निर्जीव और सजीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? शैवाल में होते हैं एंजाइम, लाइकेन में भी होते हैं, जीवाणु में भी होते हैं, लेकिन विषाणु यानी कि वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि टीएमवी शब्द किससे होता है? जीवोत्पत्ति से, जैव विकास से, विषाणुओं से, विषाणु के प्रजनन से। विषाणुओं से होते हैं टीएमवी शब्द जो संबंधित है विषाणुओं से। ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया हुआ कि हाइड्रोफोबिया रोग जिसे हम बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है कुत्ता के काटने से जो होता है हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो ये जीवाणु, कवक, विषाणु और प्रोटोजोआ, ये विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 5 में दिया कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मम्स, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, चेचक। ये सही है हाइड्रोफोबिया, यानी कि उसको पानी से डर लगता है। जिसको कुत्ता काटता है उसको पानी से डर लगता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 6 में दिया हुआ है कि चेचक के लिए टीके का विकास किया था किसने? मिल्स्टीन ने, लुई पास्चर ने, एडवर्ड ने अथवा वॉक्समैन ने। तो चेचक के टीके का विकास किया था एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ये दूध के किण्वन की प्रक्रिया जो था ये लुई पास्चर के द्वारा दूध की किण्वन की प्रक्रिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर। प्रश्न 7 में दिया हुआ है कि एडवर्ड जेनर ने खोज की थी किसकी? टीबी के टीका, एड्स के टीका, पोलियो का टीका या चेचक का टीका। तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो खोजा गया था वो था आपको डी यानी कि चेचक का टीका। प्रश्न 7 का डी।
प्रश्न 8 में दिया है कि विषाणु वृद्धि करता है किसमें, मृत शरीर में, जीवित शरीर में, पानी में या चीनी के विलयन में। जीवाणु जो है जीवित शरीर में, विषाणु जीवित शरीर में वृद्धि करता है, लेकिन मृत शरीर में जो है मृत के रूप में ही रहता है, वो वृद्धि नहीं कर पाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 में दिया हुआ है कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है। गलत, ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, यानी कि एक बोतल है, इस बोतल में बंद करके जो है ये वर्षों तक रखा जा सकता है ढक्कन लगा करके। तो इसका सही उत्तर होगा ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। प्रश्न 10 में दिया हुआ है कि एंजाइम अनुपस्थित होने किसमें, कवकों में, विषाणुओं में, स्लाइम मोल्ड्स में, जीवाणुओं में। तो ये विषाणु में जो है एंजाइम अनुपस्थित रहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 11 में दिया हुआ है कि एड्स के कारण क्या है, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, उच्च रक्तदाब, राइबोफ्लोविन की कमी, जीवाणु संक्रमण। सही उत्तर होगा T4 लिम्फोसाइट की कमी, ऑप्शन ए। प्रश्न 12 में दिया हुआ है कि HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा एड्स, HIV द्वारा होने वाला रोग जो है एड्स है। ये HIV क्या है, एक वायरस है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 13 में दिया हुआ है कि एड्स वायरस से क्या होता है, एक सूची RNA, दोहरी सूची RNA, एक सूची DNA, दोहरी सूची DNA। इसका सही उत्तर होगा एक सूची RNA। प्रश्न दिया हुआ 14 में कि एड्स का कारण है क्या, बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस, अमीबा। एड्स का कारण है HIV वायरस, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 15 में दिया है इबोला क्या है, कवक है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वायरस है। कवक एक प्रकार का वायरस है, तो 15 का ऑप्शन डी। प्रश्न 16 में दिया है कि एड्स फैलता है किससे, हाथ मिलाने से नहीं, श्वसन संपर्क से नहीं, कीटों से नहीं, असुरक्षित शारीरिक संपर्क से। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 17 में दिया हुआ है विषाणु में क्या होता है, प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन में जो विषाणु में जो होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 18 में दिया हुआ है सार्स क्या है, संगठन, विषाणु जनित रोग, युद्धपात, संचार प्रणाली। ये विषाणु जनित एक प्रकार का रोग है, सार्स वायरस है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 19 में दिया हुआ खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है किससे, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, शैवाल से। खसरा जो रोग होता है ये विषाणु से। तो आपको मैं एक बार जो है विषाणु से होने वाले रोग का मैं आपको ट्रिक बताता हूं। विषाणु द्वारा होने वाले रोग का ट्रिक होता है कि रेखा हमें हिट करके पीछे चली गई, रेखा हिट करके, हिट रेखा हमें, एक पहले रेखा होता है फिर होता है हमें, रे से होता है रेबीज, खा से होता है खसरा, हमें से होता है हर्पिस, में से होता है मेनिंजाइटिस, हिट से होता है हिपोटाइटिस, ट से होता है ट्रेकोमा, करके से होता है कोरोना, पो से होता है यानी कि पीछे पोइचे, पो से पोलियो, ए से होता है एड्स, चे से होता है चेचक, छो से होता है छोटी माता, और डो से होता है डेंगू, और गौ से होता है गलसोत। इसका जो जीवाणु से होने वाले रोग का ये ट्रिक है। खसरा कारण होता है, विषाणु से होने वाला रोग है। सेट 3 का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, चेचक होता है, यक्ष्मा जीवाणु के कारण होता है, मलेरिया ये आपको जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है, हेजा है यानी कि डिप्सिटी का कुटनी है, हेजा भी होता है जीवाणु से कारण होता है। पंडित का टिक न्यू है, तो हेजा हो गया आपको, हेजा हो गया, टीबी हो गया आपको, क्या हो गया जीवाणु से, मलेरिया हो गया आपको प्रोटोजोआ से, और चेचक हो गया आपको वायरस यानी कि विषाणु से। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 3 सेट का जो है 20-20-20 करके जो मैंने 60 प्रश्नों का डिस्कशन करवाया। मेरा यह प्रयास कैसा लगा कृपया आप कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।